आसराना जी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। अपोजिशन की डेडलाइन खत्म होने वाली है और खत्म हो गई है। न इस्तीफा आया न इस्तीफा दिया गवर्नमेंट ने। मौलाना फजल रहमान ने कहा है हम इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही नहीं हैं, हम तो हुकूमत के खिलाफ हैं। क्या हुआ पीपल्स पार्टी के बयानिए का, नून लीग के बयानिए का क्या हुआ, जिनका बयानिया ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है? वो सिलेक्टर्स कहते हैं, वो नाम लेते हैं, एक ही मौक़िफ़ है दोनों का, लेकिन मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही नहीं है, हमारी तो लड़ाई ही नहीं है, वो तो हुकूमत के खिलाफ है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मौलाना फजल रहमान नहीं है। मुल्क के अंदर 31 जनवरी की डेडलाइन थी, गुजरने वाली है, तकरीबन खत्म होने वाली है। एक पेज पे नहीं आ रहे, ना हुकूमत ना अपोजिशन। हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अवामी मसाइल हल करने के लिए। इनकी पूरी तवज्जो सियासी मसाइल पे है कि सियासी मसाइल किस तरह पीडीएम के बयान आते हैं, किस तरह पीपल्स पार्टी के बयान आते हैं, किस तरह नून लीग के बयान आते हैं। पूरी तवज्जो इनके ऊपर है। अवामी मसाइल कौन हल करेगा? जिस तरह इससे पहले सिंध सूबे के हवाले से बयान था, किसका? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बयान था। यह सिंध सूबा पीपल्स पार्टी का सूबा है। उनका मतलब कुछ भी हो, उनका मतलब हुकूमत ही होगा, लेकिन बयान क्या था? उनका बयान यही था कि यह पीपल्स पार्टी का सूबा है। मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने, इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत है, उसके बाद जिम्मेदारी अपोजिशन की आती है। एक दफा फिर पेट्रोलियम मसनूयात बढ़ने का ऐलान हुआ है। ये बम, पेट्रोल बम फिर अवाम के ऊपर गिराने की तैयारी हो रही है। मौलाना साहब का बड़ा यूटर्न, तारीखी यूटर्न, किस तरह जवाब देगी पीडीएम की दूसरी कयादत, पीपल्स पार्टी, नून लीग? ये जवाब लेते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब जवाब दे। मौलाना फजल रहमान ने कहा हमारी लड़ाई, हम खिलाफ ही नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के। क्या कहेंगे आप? साहब मेहरबानी आपकी। ये तो आप मौलाना साहब से पूछें, मैं तो अपनी पार्टी के जो लीडरशिप ने, सर पीडीएम की क़यादत है, मेरी जो रहनुमा है, लीड कर रहे हैं, मेरी पार्टी सरबराह हैं, मेरी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा जो हमारे बिलावल साहब हैं और जनाब आसफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस भी कर सकता हूँ, जवाब दे भी सकता हूँ, आर्ग्यू भी कर सकता हूँ। हमारा शुरू से 26 पॉइंट एजेंडा था, उस पर हम बिल्कुल कारबंद हैं। नंबर 1 बात जो सबने साइन किया। दूसरी बात कि चीज़ों को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं और ये फ़िलसफ़ा भुट्टो साहब का भी था, शहीद का था, बेनज़ीर शहीद का भी था और हमारी मौजूदा क़यादत का भी है। और उस हिसाब से हम कोई ऐसा काम के ख़िलाफ़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी गुंजाइश है उस पर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। 4 तारीख को फरवरी को इजलास है जिसमें हम या जो भी क़यादत है डिस्कस करेगी, जिसमें लॉन्ग मार्च का भी हो सकता है, दूसरे भी ऑप्शंस हो सकते हैं और अदम एतमाद भी हो सकता है। तो स्लोली चीज़ें चलती हैं और हमारा शुरू से मौक़िफ़ यही रहा है हमारी लीडरशिप का। जो स्टेटमेंट्स आई हैं, मौलाना साहब की स्टेटमेंट है तो वो मौलाना साहब ही जवाब दे सकते हैं या उनकी पार्टी जवाब दे सकती है। यानी कि आप इस स्टेटमेंट का जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी नहीं ले रही? नहीं, हम क्यों लेंगे? हम अपने लीडरशिप की जो स्टेटमेंट है उसके बारे में मैं जवाब दे भी सकता हूँ, डिस्कस भी कर सकता हूँ, डिफेंड भी कर सकता हूँ। सर पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे एक साथ है। हाँ, तो 26 नुकात जो भी हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया था। सर एस्टेब्लिशमेंट थी कि हमारा मौकिफ जो होगा, जो हम टारगेट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट को करेंगे। नहीं, देखें उसमें ये है, बिलावल साहब का एक इंटरव्यू है सर, उसमें कहा था हम सब बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे। नहीं, देखें 26 नुकात में जो है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक इंटरव्यू में बिलावल साहब ने कहा था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हो, दीगर चीज़ें हो, हम उसके के पाबंद हैं। जो भी 26 नुकात पर जो बिलावल साहब ने साइन किया उस पर हम पाबंद हैं।
सर दूसरी बड़ी चीज, डेडलाइन खत्म हो गई, 31 की डेडलाइन की थी, इस्तीफा आपने भी नहीं दिया, इस्तीफा वहीं से भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ सर, दमादम मस्कल अंदर नहीं हुआ, क्या वजह थी सर? देखें क्या होगा, कंफ्यूजन है सर। तहरीक अदम एतमाद के ऊपर आप अदम एतमाद का शिकार है। एक चीज, लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस्तीफा, अभी तक ये चीजें कंफ्यूजन है सर, क्या कहेंगे? मसला ये है कि इस्तीफाएं जो है लीडरशिप के पास। सर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब खियलदास कोहिस्तानी, रुकन कौमी असेंबली नून लीग है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबान इम्तियाज साहब। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब भी आपको सलाम कर रहे हैं। सर सबसे पहले आज मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कल कहा था और उन्होंने कहा था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही नहीं हूं, पीपल्स पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, नून लीग भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही नहीं हूं, मेरी जंगी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं, हुकूमत के खिलाफ हूं मैं, क्या कहेंगे? देखें, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारा इदारा है, कौमी इदारा है, ये कोई इससे हमारी सही कहा है मौलाना साहब, कोई जंग नहीं है। हमारी शिकायत या जो हमारा इख्तिलाफ राय है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो पॉलिटिकल रोल है वो ना होना चाहिए, वो मुदाखलत बंद की जाए। अगर मतलब कोई इस तरह के जो मामला 2018 में हुए या जो बातें आपके सामने है, तो ये हमारा हक है, ये हमारा जमहूरी हक है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम इदारे अपना आइनी रोल अदा कर सकते हैं। आइन से बाहर कोई नहीं कर सकता, अपने हुदूद में हर कोई इदारा काम कर सकता है। तो ये हमने कभी कहा है कि हमारी जंग है एस्टेब्लिशमेंट से? आप शुरू से पीपल्स पार्टी के एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात रही है, आप तो नाम लेते हैं, पीपल्स पार्टी तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, ये तो आपका खुला मौक़िफ़ है सर। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUI हो, जो भी तमाम डेमोक्रेटिक पार्टियां जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत को पलटना चाहती देखती है, वो चाहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, आप जमहूरियत के साथ हैं, आप जमहूरियत के लिए काम करते हैं, आप पार्लियामेंट के साथ काम करते हैं। आज सबसे बड़ा यू टर्न है सर मौलाना फजल रहमान का। मौलाना साहब का कोई यू टर्न नहीं है। जिस पैराए में सवाल किया गया था, मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने सही कहा है। अगर PMLN की लीडरशिप, वो भी उनका भी यही मौक़िफ़ है। हमारा यहां डॉक्टर करीम साहब जो है ना उसको ओन ही नहीं कर रहे इस स्टेटमेंट को, ये कह रहे हैं उसका जाती स्टेटमेंट है, आप कह रहे हैं सही स्टेटमेंट है। यार मैं ये कह रहा हूं कि जो लफ्ज जंग का है, जंग हमारी किसी इदारे से नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आए, चलो खिलाफ नहीं है, मुल्क चला जाए। चलो मैं इससे लेता हूं खिलाफ नहीं है, नहीं, हम कहते हैं हमें उस चीज से इख्तिलाफ है कि जो आइन के क्रॉस करके जो काम होते हैं, जो फैसले होते हैं या जो उसमें दखल अंदाजी होती है, हम उस चीज के खिलाफ है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट का अपना रोल है, पार्लियामेंट को अपना रोल काम करना दिया जाए। ये जो क्या पार्लियामेंट को अपना काम करने दिया जा रहा है? 70 सालों में नहीं दिया जा रहा है आज तक। तो फिर आप खिलाफ हैं या नहीं है? कौन काम करने नहीं दे रहा पार्लियामेंट को? हम चाहते हैं कि किसी का भी इसमें अमल दखल ना हो, सबको अपना जो भी इदारा है अपने डोमेन में रह के काम करे। पार्लियामेंट का अपना काम है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना काम है, जो जिसके काम है वो उस मुल्क में आइन के तहत ये मुल्क चले। हमारी बात ये सीधी सी डॉक्टर साहब, कौन पार्लियामेंट को काम करने नहीं दे रहा? खियलदास कोहिस्तानी आपको सुन रहे हैं, कौन काम करने नहीं दे रहा सर पार्लियामेंट को? मेरे ख्याल से पार्लियामेंट को डीप स्टेट काम नहीं करने दे रही है। और ये मैडम मरियम नवाज का स्टेटमेंट है ये कि भाई जो है अलिफ बेजीम जो है पार्लियामेंट को डिसफंक्शन कर रहे हैं। तो हमारा भी यही मौक़िफ़ है, ऐसी बात नहीं है, मगर थोड़ा करेज हो ना। ये अपना कोहिस्तानी साहब और उनकी पार्टी जो है वो जेल भरो तहरीक की तैयारी वैयारी करे तो फिर मजा आएगा ना। सर जी जवाब करें, रेस्पॉन्ड करें। जेल भरने की कोई जुर्रत होनी चाहिए, कुछ हिम्मत होनी चाहिए। देखें, अगर जुर्रत और हिम्मत नहीं होती तो ये जो नवाज शरीफ साहब की जिद्दोजहद यहाँ जो उसका बयानिया है
جو जेल है आज भी ख्वाजा आसिफ जेल में, शहबाज शरीफ साहब जेल में, हमजा शहबाज साहब जेल में, मियां नवाज शरीफ साहब को जो हमारे कायदे मोहतरम उनके साथ जो रवैया रखा गया, उनकी जिंदगी तक खेला जा रहा था और फिर उनको मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। हमारी सीनियर लीडरशिप को शायद काका नवाज हमें ये बताए कि क्या कसूर था। यही कसूर था कि वोट को इज्जत दो की बात की, यही कसूर था कि सिविल बालादस्ती की बात की। तो मैं समझता हूँ अगर ये हमसे इंतकाम लिया गया या जो हमसे रवैया रखा गया है उसकी वजह यही है कि हम सिविल बालादस्ती की बात करते हैं, हम आइन और कानून से चाहते हैं कि मुल्क चले। तो कब तक ये इस तरह चलता रहेगा? जैसे आज सिलेक्टेड बिठाया गया है, मुझे पता है आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। सब तमाम पार्टियों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए पहली प्रायोरिटी हमारा पाकिस्तान है, हमारा मुल्क, हमारे 22 करोड़ अवाम। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूर के लिए काम करेंगे, हम इस मुल्क के लिए, हमारी जद्दोजहद ये है। अगर किसी इस मुल्क को, इस पार्लियामेंट को अगर कोई और चलाएगा या किसी और तरीके से चला जाएगा जिस तरह आज चल रही है, तो मैं समझता हूँ इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जो 2018 में हम मुल्क छोड़ के गए थे, तो आज मुल्क कहाँ खड़ा है? देखें, ये डेमोक्रेसी जो है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ साहब ने साइन करके पहली दफा 2008 से 13 तक 5 साल का जमहूरी हुकूमत ने अपना जो टेन्योर है पूरा किया। अब हमारे वजीर आजम जो है, जिस तरह हर 2 साल 2.5 साल बाद यहाँ ऐसे फैसले आ जाते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, तो ये जब तक हम डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेट पार्टियां अपने इत्तेहाद और मुनज़्ज़म होके इस हदफ को हासिल नहीं करेंगे, मैं समझ में कामयाबी नहीं मिलेगी। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत जमहूरियत। ठीक है डॉक्टर साहब, रेस्पॉन्ड करें हम तो कुर्बानी दे रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाई? नून लीग इतनी कुर्बानी दे के गए जितनी पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी है, क्या कहेंगे? नून लीग से हमारा कोई झगड़ा नहीं है और बेनजीर शहीद ने मियां नवाज शरीफ से अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर पैक्ट भी किया था और हमने इनकी सपोर्ट की, इन्होंने हमारी सपोर्ट की और 5-5 साल गुजर गए हमारे। और अभी भी बिलावल साहब और मैडम मरियम नवाज साहिबा साथ हैं, एक पेज पर हैं। असल मसला है कि प्रैक्टिकल और हाइपोथेटिकल बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको जो है सॉवरेंटी ऑफ द पीपल और सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट करनी है तो फिर सड़कों पर निकलना पड़ेगा, तो फिर जो है आपको जो है जेल भरो तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि सब कॉन्टिनेंट में महात्मा गांधी और कायद-ए-आज़म ने जिस तरह स्ट्रगल की थी, तो फिर तो चीज़ें आप, हम और सब चीज़ें हदफ पर पहुंचेंगे। और ये पाकिस्तान के लोगों ने पहले भी किया है, 68 में किया, 83 में किया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीके चली हैं, तो फिर जाकर हदफ हमारे, ये हाइपोथेटिकल बात है, ये मतलब एक हम एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी अब जब तक ये चीज़ें नहीं होती तो हदफ जो सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, देखें आज 200 साल से, 200 साल से जो दुनिया में राजुल वक्त तरीका जो डेमोक्रेसी का चल रहा है वो फ्रांस इनकलाब के बाद आया था। माना लिबर्टी, इक्वलिटी और ये जो 3 नारे थे, लिबर्टी, इक्वलिटी और ये जो फिडेलिटी, उसकी बुनियाद पर फिर ये सारे इनकलाब फ्रांस की वजह से सारी दुनिया में डेमोक्रेसी चल रही है। सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में है। तो अगर हमें अचीव करना है तो ये हाइपोथेटिकल और एकेडमिक बहस है, वो इस तरह नहीं होगा जिस तरह हम और आप बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज, आज 31 से न इस्तीफा दिया न इस्तीफा लिया, खियलदास साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? आवाज आ रही है सर? आवाज कट गई, आवाज नहीं आ रही सर। दूसरे सबसे बड़े मसले हैं, और लाइन कट गई। हाँ, लाइन कट गई मौलाना गफूर की लाइन कट गई सर। हाँ, दूसरे अवामी मसाइल भी बहुत हैं, सबसे ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं है, सेम पेज पे नहीं है आप लोग। देखें, अवामी मसले से मुराद यानी कि अवामी मसाइल, सियासी इशूज पे भी आपसे वो तो एक टकराव है, अवामी मसाइल भी हल नहीं हो रहे। जिस तरह पेट्रोल के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। देखिए इम्तियाज, मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान सारे के
پاکستان کے عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کرونا ہے اور جو ویکسین کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے آپ بھی بڑے پائے کے اینکر ہیں اور پاکستان میں مانے جاتے ہیں. آپ کا تجزیہ مجھے بتائیں کہ 5 لاکھ جو کل ویکسین جو آ رہی ہے چائنا سے تو وہ تو آپ کو مفت میں دے رہے ہیں نا, کوئی آپ نے پیسے سے تو نہیں لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج اخبار میں لکھا ہے کہ کوویکس کی طرف سے جو کہ WHO دے گی پاکستان کو 1.70 کروڑ ویکسین, وہ بھی آپ کو جون تک ملے گی, وہ بھی مفت میں مل رہی ہے. تو آپ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ پاکستان کے عوام کو فری میں ویکسین ملنی چاہیے, پاکستان کے عوام کو بچانا چاہیے. چائنا کی جو ویکسین ہے ہمارا دوست ملک ہے مگر میڈیکلی اس کی ایفیکیسی کم ہے نمبر 1, اور انٹرنیشنل میگزین میں اس کی ایفیکیسی اور اس کی پائیداری کا کوئی ذکر نہیں ہے. جہاں تک وہ جو دوسری ہے وہ بھی آپ کو ملے گی 4-5 مہینے کے بعد, اور یہ آپ لگائیں گے اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو. ٹھیک ہے, بریک کا ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب, آ رہا ہوں میں آپ کے اس کے اوپر. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب ویکسین کے بارے میں آپ کووڈ ویکسین کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے, انفارمیشن شیئر کر رہے تھے, وہ کائنڈلی بتا دیں. دیکھیں جو چائنا سے جو آ رہی ہے وہ مہربانی ہے ان کی کہ وہ ہمیں مفت میں دے رہے ہیں, مگر انٹرنیشنل میگزین میں WHO نے ریکمنڈیشن نہیں دی ہے جو میں نے پڑھا ہے. دوسری بات ہے کہ اس کی ایفیکیسی کا مسئلہ ہے. برازیل نے اس کی ایفیکیسی 50% کی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ 80% ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, کوویکس جو WHO جو ہے وہ 20% پاکستان کے عوام کو دیٹ از 1.70 کروڑ ویکسین دے گی, پر وہ بھی دے گی جا کر آپ کو جون تک, جولائی تک یا اس سال کے اینڈ تک. پہلی کھیپ کب آتی ہے آئی ڈونٹ نو. وہ فری میں ہے اور یہ بھی فری میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نائل حکومت نے گزرل 1 سال سے کسی بھی مطلب ہے کہ نہیں فائزر سے انہوں نے کوئی لکھ پڑھ کی ہے نہیں. سر میرے ساتھ سینئر اینکر پرسن, سینئر جرنلسٹ انیکا نثار صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. میڈم کس طرح دیکھ رہی ہیں یہ 2 اسٹیٹمنٹ؟ ایک تو سب سے پہلے 31 جنوری نہ استعفیٰ دیا نہ استعفیٰ لیا, کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ دیکھیں استعفے کا معاملہ یا استعفے کا معاملہ جو ہے نا ابھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. ایک طرف تو پہلے بڑے ایکٹیولی اپوزیشن استعفیٰ دینا چاہتی تھی اور اب استعفیٰ نہ دینے کی طرف اپوزیشن کا رجحان زیادہ نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آبویسلی تمام جماعتیں, یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک آدھی جماعت تو ہے نہیں, 3-4 جماعتیں ہیں نہیں, 5-6 جماعتیں بھی نہیں ہے, 11 جماعتیں. اب ان ساری جماعتوں کو ایک پیج پر لے کر آنا کوئی آسان کام ہے نہیں, آسان ٹاسک ہے نہیں. تو الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے, یہ جو 3 بڑی جماعتیں JUIF, PMLN اور پیپلز پارٹی, یہ الٹیمیٹلی ڈومینیٹ کرتی ہیں اور پیپلز پارٹی بیک آف کر چکی ہے اس استعفے والے معاملے سے. کیونکہ آف کورس پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ایک ہولڈ ہے سندھ کے اندر, سینٹ کے اندر ہے. وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ بھی لینا چاہ رہے ہیں, وہ سینٹ کے انتخابات کو آگے بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں, ضمنی انتخابات بھی. اور اس کے دیکھا دیکھی جو ہے آپ نوٹ کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی اسی ڈگر پر چل پڑی ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جو گین ہوگا اس موومنٹ سے وہ PMLN کو ہوگا, اور اگر سب سے زیادہ لوز ہوا تو وہ بھی PMLN کو ہوگا. پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا بڑا سٹیک نہیں ہے. وہ سندھ کی جماعت تھی, سندھ کی جماعت ہے, بڑے عرصے سے سندھ کی جماعت تھی اور ابھی بھی سندھ میں ہی پھنسی ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی اتنا بڑا سٹیک ہے کہ ان کو کوئی فرق پڑے ایز سچ کہ استعفیٰ دیا جائے یا نہ دیا جائے. اسی لیے ان کا رجحان تھوڑا استعفیٰ نہ دینے کی طرف, یا ان کا ٹلٹ جو ہے وہ استعفیٰ نہ دینے کی طرف ہے. تو اینی ٹائم سون استعفے نہیں آئیں گے. یہ ساری بڑی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سیاسی داؤ پیچ لڑاتے رہیں گے, یہ کوئی نہ کوئی چال چلتے رہیں گے, لیکن استعفیٰ نہیں دیں گے ابھی. اور دوسری بات, مولانا فضل الرحمان نے اتنا بڑا تاریخی یو ٹرن لیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم نہیں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دے کر مولانا فضل الرحمان نے کیا اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے کی کوشش کی ہے؟ کوششیں تو میر صاحب بڑے عرصے سے چل رہی ہیں قریب جانے کی, اور اس لیے بہت عرصے سے چل رہی ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلا انہوں نے جو دھرنا کیا تھا
اس دھرنے کے بعد کہا یہ گیا تھا کہ ہمیں کچھ چیزوں کا دلاسا دلایا گیا یا ہمیں کچھ چیزوں کا وعدہ کیا گیا. وہ چیزیں کس نے وعدہ کی ہوں گی؟ یقیناً وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ہاتھ آ جائے یا کچھ کوئی ہمیں آسرا دلا دے، دلاسا دلا دے. بات ایک طرح سے صحیح بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہے، کسی کی بھی ہو بھی نہیں سکتی ہے. یہ صرف ایک موقف تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اٹس ناٹ ریئلی پاسبل. جہاں بات آتی ہے سیاسی جماعتوں کی، یا جہاں بات آتی ہے آپ کے اختلافات کی، یا الیکشن کس طرح سے ہو رہے ہیں، تو قانون سازی آپ نے کرنی ہے. آپ پاسبل ہی نہ رہنے دیں کہ کوئی بھی کوئی ادارہ، کوئی شخص کسی طریقے سے انٹروین کر سکے انتخابات میں. تحریک عدم اعتماد لانا آسان ہوگا، یا تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اعتماد ہی نہیں ہے پارٹیوں کے اندر؟ کیا کہیں گی؟ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. اعتماد آپس میں بھی نہیں ہے، اعتماد ود ان پارٹیز بھی نہیں ہے، کیونکہ ود ان پارٹیز بھی ایک آپ دیکھیں ٹگ آف وار چل رہی ہے. بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کو گرا کر آپ اپنی حکومت لے کر آنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر جہاں پاکستان تحریک انصاف 2.5 سال کے بعد جس جگہ پر اکانومی ہے، جس مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، تو کوئی بھی جماعت انتخابات لڑ کر اگر آ بھی جاتی ہے اقتدار میں، ارلی الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، تب بھی حکومت سنبھالنا، اقتدار سنبھالنا اور ساتھ ہی ساتھ تمام معاملات کو اس طریقے سے لے کر چلنا کہ کہیں وہ پاکستان کے کمزوری کی طرف نہ چلے جائے، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوگا. تو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ آپس میں جماعتوں میں بھی اتفاق ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ ود ان جماعتوں، یعنی انٹرا پارٹیز تو ہے ہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے انٹر پارٹیز بھی ایک ہم آہنگی نہیں ہے. اوپن بیلٹ ہے، اس پہ اوپر قانون سازی کیا آسان ہے گورنمنٹ کے لیے؟ آئینی ترمیم لانا یہ کسی چیلنج سے کم تو نہیں ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں آف کورس آئینی ترمیم لے کر آنا اور آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی ہونا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ چاہیے ہوگی. 2/3 میجورٹی اس وقت نہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، نہ ہی اپوزیشن کے پاس ہے. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اپوزیشن بھی سمجھے کہ ابھی تحریک عدم اعتماد اگر لے بھی آتے ہیں تو اس کے لیے کیا ساری جماعتیں آن بورڈ ہیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد یقیناً ایک جمہوری طریقہ ہے، یقیناً ایک صحیح طریقہ ہے، شاید یہی راستہ جو ہے بہتر راستہ ہوگا. لیکن کیا ساری جماعتیں اس پہ آن بورڈ ہوں گی؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس راستے پہ جانا چاہ رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تھوڑا ذرا زیادہ جارحانہ طریقے کی طرف جانا چاہ رہی ہے. مولانا صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کس کے پاس جائیں گے، حالانکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو گرانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف سے وہ اتفاق نہیں کرتے. سو الٹیمیٹلی ساری کی ساری جماعتوں کے نہ تو راستہ ایک ہے، اور مجھے تو پرسنلی گول بھی ایک نہیں نظر آ رہا، کیونکہ اگر ایک جماعت کہتی ہے کہ جی ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ سے کو آڑے ہاتھوں لیں گے، تو دوسری جماعت کہتی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف اور صرف جو مسئلہ ہے ہمارا ہے جماعت کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو جب آپ کا گول ایک نہ ہو تو آپ جو مرضی ڈگر لے لیں، جو مرضی منزل کی طرف پہنچنے. آخری سوال کلوزنگ ریمارکس آپ سے لوں گا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے، 4 درجے اس حکومت میں کرپشن بڑھ گئی. یہ تو ایمانداروں کی حکومت تھی، یہ تو ایماندار لوگ تھے، یہ تو اچھے تھے، فرشتوں کی حکومت تھی، وہ تو کرپٹ تھے، چور تھے. ان دور میں کرپشن کیسے بڑھی؟ میر صاحب کہاں تک سنیں گے، کہاں تک سنائیں؟ کرپشن جو ہے وہ بیسیکلی پرسپشن، کرپشن پرسپشن انڈیکس، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ صرف اور صرف ریالٹی اور پرسپشن، آج کل پرسپشن ریالٹی سے بڑھ گئی ہے. صرف اور صرف ریالٹی اس طرح سے ہونا صحیح بات نہیں ہے، پرسپشن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کرنا مشکل کر دی، ٹھیک ہے مانا. عمران خان صاحب نے رشوت لینا مشکل کر دی، ٹھیک ہے مانا. لیکن اس کی وجہ سے کیا کہ رشوت لینے والے کا ریٹ بڑھ گیا کہ دیکھیں اب اگر ہم یہ رسک لے رہے ہیں تو بیسکلی ہمیں نہ پکڑ لے گا، تو اس لیے اگر ہم آپ کا کام کر کے دے رہے ہیں تو ہمیں رشوت بھی آپ اسی حساب سے دیں گے جتنا ہم رسک لے رہے ہیں. اس کی وجہ سے کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے.
है अनफॉर्चुनेटली, कम होने की बजाय। और जहां पिछले 2 सालों की बात है, हुकूमत ने बड़ा इसको इधर उधर करने की कोशिश की कि नहीं ये तो डाटा ही पुराना है, 2017 का है, 2018 का है, लेकिन बात खुलकर आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साफ साफ बोल दिया कि ये डाटा लेटेस्ट है, और जो शहबाज गिल साहब लगे हुए बात करने, वो जो है वो किसी और पुरानी रिपोर्ट से निकाल कर डाटा दिखा रहे हैं। सही, बड़ी मेहरबानी सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट अनीका निसार साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, वैक्सीन और उसकी तो आपने बता दिया, ये इनके दौर में करप्शन बढ़ी है सर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2019 में ये थी 120 नंबर पे, इनकी हुकूमत आई 124 पे चली गई। ये तो बड़े कहते थे हम ईमानदार हैं बड़े। इसमें आप देखें ये जो चीनी का जो है बहरान, उसके बाद आटे का, उसके बाद आप देखें पेट्रोल का, अभी हाँ, उसके बाद देखें कि रोजवेल्ट होटल भी शायद गिरवी होने जा रही है। आपका जो है पीआईए का तैयारा को सिंगापुर में उन्होंने रोक दिया, अभी छोड़ दिया। और उसके बाद जो है ये सब चीज़ें क्या दिखा रही हैं। देखें इम्तियाज़, मैं जो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि करप्शन यहाँ बहुत हो, इस गवर्नमेंट ने वही लोग लिए ना, पीपल्स पार्टी के जो टर्न कोड्स थे या नून के टर्न कोड्स थे, वही इनके साथ आ गए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस वक्त वैसे भी इकोनॉमिकल मेल्टडाउन है, और उसमें जब इकोनॉमिकल मेल्टडाउन होता है तो वहाँ करप्शंस बहुत बढ़ जाती है कोविड की वजह से। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हमें टेक्सटाइल के मिल रहे हैं, हमारी जो है जो रियल स्टेट बहुत अच्छा हो रहा है। माइनस में आप चले गए हैं, 72 ईयर्स में माइनस में आपकी जीडीपी नहीं गई है, 1% और 2% आपकी जो है माइनस में चली गई है। WHO की, सॉरी ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बता रहा हूँ। तो उसमें कौन सी तरक्की हो रही है? उसमें ठीक है सर, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे नुसरत वाहिद साहिबा, पीटीआई की MNA, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप ही के दौर में करप्शन 4 दर्जे बढ़ी है मैडम, ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, क्या कहेंगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब ने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, जो इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये कि वो किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई चीज नहीं आई है, वज़ीर आज़म के ऊपर कोई चीज नहीं आई है। करप्शन अगर बढ़ी है तो वो डेफिनेटली ये 2 जमातें जो हमारे साथ कर गई हैं ना, हमारी आवाम को 90% लोग जो हैं वो करप्ट हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो करप्शन कर रहे हैं। चाहे वो माली है, चाहे मासी है, चाहे घर की कोई और है, या ऑफिस में काम करने वाला बाबू है, या जो भी है, उसको पता ही नहीं है। वो समझता है इनाम है, वो समझता है कि उसको तो बख्शिश मिल रही है, उसको इस बात की समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा क्या है। ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वहीं के वहीं हैं, उन्हीं की तरह के लोग हैं, और उनके साथ ही चलते रहे। अब मसला सारा जो आता है ना, वो ये है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को चेंज नहीं कर सकता। ये मुझे और आपको, हम सबको मिलके एक दूसरे को चेंज करना है और अपने आप को चेंज करना है। जहां तक बात है कि जी इस मुल्क से करप्शन खत्म नहीं हो रही, तो करप्शन खत्म कैसे हो? जब तक आपका दिल नहीं चेंज होगा और मेरा दिल चेंज नहीं होगा, हमारे दिमाग चेंज नहीं होंगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने आप को चेंज करना है। जब हम अपने आप को चेंज करेंगे तो कहीं जाके करप्शन खत्म हो सकेगी। तो ये बात कहना कि जी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है वो ये वाली बात करिए या वो बात करिए, इस दर्जे पे ले आए या उस दर्जे पे ले आए, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे जो फर्क पड़ रहा है वो क्या आपका वज़ीर आज़म पैसे कमा के बाहर भेज रहा है, क्या आपका वज़ीर आज़म पैसे छुपा के बाहर भेज रहा है, या आपका वज़ीर आज़म बाहर जायदादें बना रहा है, या मिनिस्टर अगर मिनिस्टर्स के ऊपर हैं भी तो वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे, और अगर वो करते रहेंगे तो वो नेट की जद में आएंगे, जिस तरह पहले वाले आ चुके हैं इस तरह ये लोग भी आ जाएंगे। दूसरी मैडम, अवाम पे एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी, फिर पेट्रोल बढ़ाने की तैयारी कर दी, मंजूरी आप लोगों ने दे दी है, फिर अवाम के ऊपर एक दफा फिर। देखिए, ये बात कहते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन ये भी एक्चुअली इन्हीं का किया जा रहा है कि ये लोग जिन हालात में छोड़ के मुल्क को गए हैं, उसके बाद IMF से कर्जा लेना पड़ा। जब IMF से हम कर्जा लेंगे तो उसके बाद यही होगा, उनकी जो भी शराइत है उनको मानना पड़ेगा। तो उनकी शराइत मान रहे हैं, हम उनको कर्जा वापस करना है। वो चाहते हैं कि जी अवाम के ऊपर बॉम्ब गिराया जाए। वैसे भी पूरी दुनिया में आजकल तेल की कीमत ज्यादा हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे भी हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि ओगरा जो पर्ची भेजती है प्राइम मिनिस्टर को, वो 12-13 रुपए और 14 रुपए इस तरह की होती है, लेकिन वो 1 या 2 रुपए इससे ऊपर वो नहीं जा रहे होते ना। अब तो ज्यादा बढ़ा रहे हैं, 12 रुपए तक बढ़ा रहे हैं। हाँ, 12 रुपए, लेकिन अभी मंजूरी नहीं हुई है।
تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو ٹیکس ہے وہ واپس کرنا ہے، اور ٹیکس اسی صورت میں واپس ٹیکس لینا ہے، یعنی کہ عوام کے اوپر بوجھ بڑھا کے ٹیکس واپس ڈیفینیٹلی وہ پیسہ عوام بھرے، غریب 15-20 ہزار روپے بنے ہوگا. ان لوگوں نے جو کیا وہ اس کو اب عوام کو اور حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ کو روزانہ پتہ ہے صبح آنکھ کھلتی ہے تو پتہ نہیں کتنے ارب روپے قرض دینا پڑتا ہے ہمیں. تو یہ سارا کچھ ان کی بہت بڑی پلاننگ تھی جو ہم نالائق لوگ نہیں کر پائے اس طرح کی پلاننگ. تو اب انشاءاللہ پاکستان بہتری کی ڈاکٹر طرف صاحب جائے گا. کیا آپ ریسپونڈ کریں گے؟ نہیں، میری بات پہلے ہاں آپ کریں کہ انہوں نے کہا کہ وہ جی پاکستان -1 میں چلا گیا، 0.4 پہ ہے، جبکہ امریکہ -13 اور باقی تمام ممالک اس سے آگے پیچھے گئی ہیں. پاکستان میں تو سب سے زیادہ کم اکانومک لاس ہوا ہے. اب اس وقت ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ میں جواب لے لوں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب جواب کریں. ابھی تک میڈم ہماری بڑی قابل ریسپیکٹڈ ہے، اور مجھے ان سے میڈم بات کریے گوتم بدھ والی کہ بابا یہ کرو تو صحیح رستہ زندگی کا مل جائے گا، جو گوتم بدھ نے بیان دیا تھا، گیان دیا تھا. پریکٹیکلی یہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں مائنس میں اکنامی چلی گئی ہے، روزگار لوگوں کا چاہ رہا ہے، روزگار سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، کوئی اکنامیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے. سی پیک انڈر کارپٹ چلا گیا ہے، آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، افغانستان کے ٹاکس ناکام ہو چکے ہیں، آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے، ویکسین آپ کو مفت میں مل رہی ہے، بھیک مانگ رہے ہیں آپ، کیا کوئی بھی رزلٹ نہیں ہے، لوگوں کا نوجوانوں کا کوئی اچھا مستقبل نہیں ہے یہاں، اور تباہی کی طرف چلا. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، MNA صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جو حالات ہیں آپ کے سامنے، گورنمنٹ نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اپوزیشن نے جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ بھی آپ کے سامنے. نہ استعفیٰ دیا نہ استعفیٰ لیا 31 جنوری. اور مسائل آپ کے سامنے، عوامی مسائل آپ کے سامنے. ایک دفعہ پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری. عوام کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، حکومت پریشان نہیں ہے، عوام پریشان. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.